आज जो है रिवीजन ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11 ना, कभी इस चैप्टर से, कभी उस चैप्टर से, कभी 5वां, कभी 25वां, जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में उस तरीके से आप करें। समझ गए ना। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, अब इसको हम इस पर्पज से भी ना बताएं कि जैसे जनरल में क्या चलता है कि एक में तो आपका वो चलता है, क्या कहते हैं, एक ही चैप्टर एक ही टॉपिक पर पूरा खत्म हो जाता है पीरियड, ऐसे ना किया जाए। मोशन अंडर ग्रेविटी सुन लो, पहले सुनो शिवांश, इधर देखो। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब बेटा होता है ना कि कोई चीज ग्रेविटी में गिरे, चले। तो देखो ग्रेविटी में चलने और गिरने का मतलब यहां ग्रेविटी से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में काम करे। तो आप जानते हो जब बनाना ना, देखो सुनो, ऐसे कहना, ऐसे अब जब लिखना तुम पहले क्या कहना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, जो उसकी स्पीड होती है, समझ गए ना, वो डिक्रीज करती है कि नहीं करती, आप बताओ भाई। ऊपर जाता है तो डिक्रीज, क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, होता है ना। तो पहले ऐसे कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिखना है जैसे आपको वही चीज, ऑब्जेक्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, नहीं टाइम लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें करना क्या है, देखो ऐसे यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको, मान लो ऊपर फेंके आपने, ऐसे यू फेंका, फेंका ना, तो ये मान लेते हैं कि यहां तक आ गया, एच हाइट तक पहुंच गया, ठीक है। तो एच हाइट पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये यहां पर जाकर के रुक जाता है, देखो, या तो ये यहां पर जाके बेटा क्या करता है, ये देखो, या तो यहां रुक जाता, अगर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और अगर नहीं रुकता है तो ये ऊपर भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है? तो केवल एच हाइट तक हमको देखना है। तो बेटा अगर नीचे से ऊपर फेंकते हो तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, देखो क्या लेंगे, ऐसे नेगेटिव लेंगे। तो जो भी फार्मूला आपके पास मोशन वाला है ना, पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी है ना, तो u माइनस जी टी कहना है, और v को यहां 0 रखना है, तो कितना हो जाएगा, u माइनस जी टी। बोलो तो u बराबर कितना हो गया, gt हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, नहीं समझ में आया? अच्छा, ऐसे तीनों लिख सकते हो यहां, ऐसे तीनों में क्या लिख सकते हो, देखो ए लग रहा है ये तुम्हें बड़ा पसंद है चैप्टर, है? क्योंकि अक्सर तुम यही पूछते हो ज्यादातर, है? नहीं, किसी किसी को मोशन बहुत पसंद होता है, एक्सीलरेशन, ग्रेविटी और ये और वो, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में यूज रहता है, बहुत तगड़ा। अच्छा, दूसरा क्या होगा इसमें बेटा, दूसरा H बराबर यूटी माइनस जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो इधर हो गया, तो v कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो हो गया, तो u कितना हो जाएगा बेटा, √2gh। लेकिन यहां अगर ऐसी बात करेंगे, देखो यहां पे सुनो, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर बात यहां करोगे ना, यहां इस वाले में, तो v 0 नहीं होना है, यहां पर क्या हो जाएगा, पहला v बराबर u माइनस, दूसरा कितना हो जाएगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो नहीं बदलेगा, और तीसरा कितना हो जाएगा, बस, क्योंकि इसमें v 0 नहीं हुआ, बोलो। तो ये तो बेटा जब आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, है ना, नहीं नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे अगर करोगे तो जी जानते हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ऐसे कहेंगे, यहां पे समझो, सेकेंड नंबर, इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम अपवर्ड टू
अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन ना बेटा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो एक बात बताओ बेटा, अगर अपवर्ड टू डाउनवर्ड आता है तो कैसे करना होगा? यहां पे देखो, ऐसे समझो, मान लो यहां पर अभी इसकी स्पीड, मान लो ऐसे लाइन में आया ये, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है u, यहां पे इसकी स्पीड जब टक्कर करता है कितनी है, हाइट कितनी है h है। तो आप g बेटा जानते हो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने में g पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो इसी में सब पॉजिटिव लिख देंगे। क्या लिखोगे? v बराबर u प्लस जी टी नहीं लिखोगे। सेकेंड क्या लिखेंगे? v h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस में लिखना है बेटा। और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। देखो फ्री, आप पूछ रहे हो ना मोशन अंडर ग्रेविटी की बात, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये दो बातें लिखनी है, इतनी लिख ले जाओगे। अच्छा, तीसरा एक और लिखना है, फ्री फॉल मोशन। तीसरा क्या होगा? फ्री फॉल मोशन, इतना लिख लो। क्या लिखना मोशन अंडर ग्रेविटी में? फ्री फॉल मोशन। क्या लिखना है? तीसरा फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में बेटा जानते हो क्या होता है? अगर कोई चीज, ध्यान दीजिए, अपने आप गिरती है ना तो u जीरो होता है। ये क्या हो जाएगा? यहां पे u क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सब कुछ वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। g क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो v बराबर h, देखो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस जी टी होता है ना, तो u क्या रखना है? प्लस जी टी हो जाएगा। तो v बराबर जी टी हो गया। ऐसे देखो, सेकंड क्या लिखना है बेटा? h बराबर u तो जीरो है ना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखना आपको। तो h बराबर u जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? और तीसरा v स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। v बराबर अंडर रूट 2gh हो जाएगा। इतना फ्री फॉल मोशन में लिखना है, ठीक है? बोलो, ये फ्री फॉल मोशन में करना है, बस बहुत है, इतना लिख डालेंगे, हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। कल वो वाला पेपर हमने दे दिया था, तुम लोग देखे? ग्रुप में भेजवा तो दिया था अदर से। चलिए, अब क्या पूछ रहे थे? आप लोग पूछते ही जाइए। इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ ग्राफिकल आएगा, ग्राफिकल से कम ही देते हैं लोग, कैलकुलस से ही आता है। बता दें? ग्राफिकल मेथड बता दे रहे हैं। चले भाई, ग्राफिकल बता दे रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन दिया था? बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन इन्वेंटेड किया था? कॉमेडी कर रहा है। नहीं, कॉमेडी मत करो। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन दिया था? न्यूटन। कई बार आप लोग समझा चुके, लेकिन अब ध्यान नहीं गए लीजिए, हैं? ध्यान दो बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है? देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या काम करना है आपको? ग्राफिकल मेथड में कैसे बनाना है पहले ये समझो। जैसे आप यहां पर एक ऐसी लाइन बना लेंगे, ठीक है, यहां, ठीक है, और देखो इस साइड और इस साइड ऐसे बना लेना आप, ठीक है। इसमें क्या काम करना है? ये देखो, ये यहां से एक ये चीज बना लेनी है, ऐसे है, ये बना लेना है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? देखो अभी ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये देखो, ये डिस्टेंस यहां से
इसको O मान लो, इसको A मान लो, यहां से यहां पर वेलोसिटी है U, ये वेलोसिटी की लाइन है। किसकी लाइन है? वेलोसिटी। इधर देखो, और ये टाइम है। ये क्या है? वेलोसिटी और टाइम में ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई भी चीज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन से जाएगी ना, तो ये ग्राफ थोड़ा वेलोसिटी लाइन पर ऊपर की तरफ से जाएगा। ये जानते हो डिस्टेंस यहां से u होती है, ये बेटा, ये u का मतलब वेलोसिटी यहां पर u है, इसको u मान लो। ऐसे क्या मान लेंगे? और ये वेलोसिटी कितनी होती है? यहां से ये v होती है, यहां u और ये v, देख रहे हो ना, ये v होती है ऐसे, इसको v बोलते हैं, ये v होती है। आप यहां पर ऐसे बना लो, ऐसे कर लो भाई। पहले वेलोसिटी u थी, फिर वेलोसिटी v हो गई, तो एक्सीलरेटेड मोशन हुआ कि नहीं हुआ? है? पहले वेलोसिटी u थी, फिर v थी, तो देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बेटा ऐसे ही जाता है, ध्यान रखना, सबको याद करना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो वेलोसिटी और टाइम का, ठीक, खुद ये बेटा समझो पहले। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसे जाता है बोलो? अब मैं यहां ये नहीं समझाऊंगा सबको कि ये ऐसे कैसे गया, देखो ये ऐसे कैसे गया ना, ये y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी होता है ग्राफ ना, उसी के रूल से गया, क्योंकि v बराबर u प्लस एट ही होता है ना, होता है कि नहीं? तो अब बेटा इसमें काम क्या करना, देखो ये a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, ध्यान दो, यहां पर मान लो इसको c हो गया, इसको मान लो d हो गया कि नहीं? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है ये, किसमें? वेलोसिटी और टाइम में। कौन सा? ये वाला मेन लाइन ये है बेटा, ये यही मेन लाइन है, बोलो। तो एक बात सारे बच्चों को याद रखना है, वीटी ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है, ढलान, वो एक्सीलरेशन बताता है, याद करना ये। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ किसको बताएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ, ये लिखवाया मैंने, ये बताएगा किसको? एक्सिल। ये याद करना है, ऐसा नहीं है कि, और यहां देख के भी करना है, इसको करना है नहीं। तो ये बताइए स्लोप, अब स्लोप को आप क्या मानते हो बेटा? tan थीटा। ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। तो स्लोप बराबर कितना हो जाएगा? यानी a बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा। बस कुछ नहीं करना है यहां से। ये देखो, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, वेलोसिटी बाद में v हो गई, तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी? v माइनस नहीं आएगी? आप बताओ। और ये टाइम कितना होगा यहां से यहां तक जाने का? बस, तो कहेंगे फ्रॉम फिगर देखो tan थीटा बराबर कितना होगा बताइए? BC बाई AC हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू, ग्राफिकली कर रहे हो ना, तो v माइनस यू अपॉन टी। क्यों? अब ये दोनों बराबर कर सकते हो, 1 और 2 नहीं कर सकते हो? बोलो, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर जब आप बराबर करोगे तो क्या आएगा बताइए? देखो, तो a इक्वल टू कितना आया? जो आप 9/10 में तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेते थे, आप 9/10 में डायरेक्ट लिखते थे ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो v बराबर यहां से देखो बेटा आएगा u प्लस एटी आ गया, पहला आ गया इक्वेशन आपका प्रूव हो गया। ये ग्राफिकल मेथड से पहला इक्वेशन प्रूव हो, क्यों? है ना? जो आता था सब लगता था, है? अच्छा, अब इसमें बेटा सेकंड पार्ट क्या करेंगे? अब देखो सेकंड क्या करेंगे। सेकंड वो ग्राफ तो ये ग्राफ वो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना, बिना ग्राफ के तो सेकंड में ग्राफिकल आप करते हो। वेलोसिटी और टाइम के जो ग्राफ होते हैं ना, अगर उनकी एरिया ले ली जाती है तो वो क्या बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? तो आप ऐसे बोलोगे, सेकंड नंबर जो इक्वेशन आप प्रूव करोगे तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट जो होगा पूरी जर्नी में,
ये एस बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ, ग्राफ ले लेंगे क्या से, ओ ए बी सी डी, क्या लेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। तो बताओ बेटा एरिया क्या होगा, बताइए, ये क्या है, ट्रेपिजम है कि नहीं है? ट्रेपिजम के एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, कितना हो जाएगा, ओ ए और प्लस बी डी, है कि नहीं है, और इंटू डिस्टेंस बिटवीन, ये ओडी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, या एसी कह लो, क्यों, ओडी एसी कह लीजिए, वो कहेंगे उनके बीच की डिस्टेंस। तो बेटा अब ये बताओ एस बराबर कितना होगा, 1/2 ओ ए कितना है, यू प्लस वी और इंटू ए सी कितना है, टी है। आ गया कि नहीं? अब एक काम इसमें करना बेटा, ये वाला इक्वेशन रखना इसके अंदर, ये देखो ये 1 है ना और ये 2 है। अब वैल्यू उठा के यही u की जगह पे रखना है इसको, इसकी v की जगह पे। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम, हाँ कहेंगे यहां से, पुट द वैल्यू फ्रॉम 2 in 1, 2 in 1। तो यहां रखोगे तो s कितना आएगा, हाफ, देखो u और इसकी जगह पे देखो ये u प्लस ए टी और इंटू टी, तो s कितना आ जाएगा, u u 2u और प्लस ए टी इंटू टी। जब बेटा इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर से ये इधर से ये, तो कितना आएगा, हाफ ए टी। ये सब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का है, बोलो yes, कर लेंगे। चलो तीसरा करते हैं। तो तीसरे के लिए देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन, यहां पर कोई भी एक इक्वेशन, जैसे आपने ये प्रूव कर लिया, इक्वेशन 1 को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 को चाहें तो स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, एक मेथड, और फिर यहां से वैल्यू उठा देते आ जाता, या फिर आप यही काम करोगे यहां तक, यहां तक बेटा देखो ये, तो आ जाएगा s बराबर कितना आएगा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। आएगा कि नहीं आएगा भाई, ग्राफिकली कर रहे हो ना। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, ये यहां से क्या करोगे, v माइनस यू बराबर ए टी, तो t बराबर कितना आएगा, v माइनस यू बाई ए, आएगा ना बेटा, यहां पुट कर दो इसकी जगह पे, तो s बराबर कितना आएगा, u प्लस वी बाई 2, और ये कितना होगा, v माइनस यू बाई ए। बोलो क्यों, ये वाला प्रूव करना पड़ेगा फिर दोबारा इसमें, है ना। अब इसका देखो ये है v प्लस यू और v माइनस यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं, s बराबर कितना हो जाएगा, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान कितना होगा, 2a, होगा कि नहीं बेटा, इसको इधर कर लो, तो आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों, बोलो कितनी आसानी से प्रूव हो गया ग्राफिकली। हम ग्राफिकली आज इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहे थे, ठीक है। कैलकुलस वाला जो है, जब बताएं तब सब एक साथ बताएं लोगों को, तब फायदा मिलेगा बेटा, तीनों पीछे से बताना पड़ेगा ना पहले,
तब वो बताएं। पहले आप लोग और कुछ पूछ लो, क्योंकि वो तीनों एक साथ जब हो तब चौथा हो। कौन सा? हाँ, रोटेशनल मोशन में क्या बताएं? सेंटर ऑफ मास वो बता दे। चलिए रोटेशनल मोशन। हाँ जैसे आप ऑब्जेक्ट बताते थे उसमें से थोड़ा सा पार्ट कट कर लेते थे, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता था। हाँ, वो वाला बता रहे हैं क्या? बता दे रहे हैं, वही बता दे रहे हैं। देखिए पहले आप इसमें से पहले आप सेंटर ऑफ मास में आइए। सेंटर ऑफ मास, बेटा सेंटर ऑफ मास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ध्यान दो, यहां पर क्या होता है ना, ऐसे आपको समझने की यहां जरूरत है। देखो सेंटर ऑफ मास में जैसे मान लो कोई भी दो मास होते हैं, 3 मास, 10 मास, 50 मास, कुछ भी हो, एक पार्टिकल्स है ना, जैसे कोई बॉडी है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों मास होते हैं, है ना, उससे मिलके पूरी बॉडी बन जाती है। तो उन सबका मिला के एक सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे हर पार्टिकल का अपना सेंटर ऑफ मास होता है और पूरी बॉडी का एक जगह सेंटर ऑफ मास होता है। क्यों कहा होता है? वो पूरी पार्टिकल से मिलके जो बनता है, समझ गए? वो होता कैसे है, सब लोग समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने बताया था जो आता है एक्चुअल में, मान लेते हैं मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी, देखो दो जगह ये याद आपको करना है, मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब मैं रिवीजन पॉइंट आपको से ही बता रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे होगा? अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 और प्लस डैश 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 ऐसे करते हैं। रुको, अब मान लेते हैं ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 या डैश डैश डैश, ठीक है। ये y बार कैसे करते हैं? y कोऑर्डिनेट उसका, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्यों लेते हैं? किसी भी, कैसे आपको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है? तो एक निश्चित डिस्टेंस तो लेंगे कि नहीं भाई? आप एक और वो डिस्टेंस ओरिजिन लेते हैं कि वहां से x और y लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? m1 y1 और प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 अपान कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 और डैश डैश, इतना। ये दो बात तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास में आपको याद होना चाहिए। अब कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास में दो ही चीज आपको निकालना होता है, सब काम आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले बेटा क्या निकालना होगा? ये x1 x2 जो भी दिया हो, y1 y2 यही निकालना है, बाकी काम बन जाता अपने आप। और वो बताएगा आपको मास रखे कहां है और आप कोऑर्डिनेट पर सेट करते हो। तो मैं इसके 3 लेवल के क्वेश्चन बताता हूं जो आपके यहां पर है। देखो कैसे होगा, ये आप ऐसे करोगे। देखो ये यहां पे भाई पहला क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। हाँ ये देखो 3 मास हैं, ये 3 कर रहे हैं, 4 हैं। ये देखो कोई 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, ये स्क्वायर है और इन पे ये मास रखे हैं, कुछ भी रख सकते हो, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी कुछ भी, ठीक है, 3 केजी और 4 केजी, चलो मान लो ऐसे रखे हो। एक तो ये वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, कहता है इनका सम्मिलित सेंटर ऑफ मास निकालो, सम्मिलित सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना कि इनका x1 y1, इनका x2 y2, इनका x3 y3, इनका x4 y4, ये बड़ी तकलीफ की बात है निकालना है। जो ये निकाल लिया उसका काम तुरंत बन गया, तो कैसे निकालना होगा? ऐसा कोई उपाय लगाओ कि बन जाए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा कराओ कि आप एक ऐसे एक बना लेते, अगर एक ऐसे बना लेते, एक को एक्स और वाई पर इस फ्रेम को ला करके उठा के रख देते अगर, तो एक मामला तो देखो यहां सेट हो गया कि नहीं, ये 0 0 बन गया, ये क्या हो गया? तो x1 y1 आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? और ये यहां से 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 आ गया कि नहीं? और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा? 0, 2 आ गया कि नहीं? और इसका कोऑर्डिनेट देखो 2, 2 आ गया कि नहीं? तो देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 आ गया। तो अब सेंटर ऑफ मास निकालने में पूरे बॉडी का कैसे निकालेंगे? m1 माने 1 इंटू x1 प्लस m2 x2 2 इंटू 2, क्यों? प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 0, अपन सब मास जोड़ लो बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ गया कि नहीं? ये जो आंसर होगा आंसर हो गया, क्यों?
वाई बार सेम ऐसे ही कर लेंगे, 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, देखो ये 0 है ना, प्लस 3 इंटू 2, क्यों, और प्लस 4 इंटू 2, अपान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आप सीखे क्या इसमें कि कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए अगर तो काम बन जाएगा। ये वैरायटी नंबर 1 क्वेश्चन आता है, कहता है कि 4 मास रखे हुए हैं, स्क्वायर के कार्नर के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है ना बेटा। दूसरी वैरायटी की आता है, मान लो ये कुछ इस तरीके से हो फ्रेम, 2 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगुलर फ्रेम हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ठीक है बेटा। तो अब ये ऐसे है मान लो, अब क्या करेंगे हम, अब कैसे सेट करना है किसी तरीके से आपको, तो यहां भी वही काम सेट करें। देखो अगर हम इसको y x मान लें और इसको ऐसे y मान लें, तो बेटा ये तो 0 0 आ गया कि नहीं आए? ये कितना आ गया 2 कामा, रही बात फंसी इसकी, हम निकाल लेंगे ये डिस्टेंस, अगर निकाल लेंगे देखो यहां से ऐसे, ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो देखो x तो पता चल गया 1। अब ये निकालेंगे ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में तो 3 आएगा, तो 1 कामा, बोलो आ गया कि नहीं आ गया है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपान m1 प्लस m2, क्यों बेटा आ गया पक्का। अब एक वैरायटी जैसे तुम बता रहे थे कटिंग करो, कटिंग तो कुछ नहीं है, कटिंग करने में क्या है, जैसे कर लिया इसको हटा दें, हो गया, देखो जल्दी जल्दी, अब देखो, अब बेटा तीसरी वैरायटी में ये देखो, जैसे ये करे थे ना, मान लो एक प्लेट है, एक प्लेट है, इधर देखो ए इस तरीके की प्लेट है, इसके कुछ रेडियस है ना, इसके कुछ रेडियस है। अली मन नहीं लगा रहे हो, लगाओ बेटा, ये एक प्लेट है। अब इसमें से एक काम करते हैं ना, इसकी मान लो कितनी है, इसकी डायमीटर 2a है, तो इसकी रेडियस a है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है a है। अभी इसकी रेडियस चलो हम यहां लिखते हैं a है पूरी, r लिख दें, r लिख देते, इसकी रेडियस r है। इसमें से बताएगा आपको एक a/2 डायमीटर की प्लेट कट कर की जाती है, और ये यहां से इसके एक जगह से, एक पेरीमीटर के एक जगह से यहां से जो है टच करके काट के निकाल दी जाती है ना, ये पार्ट काट के निकाल दिया गया प्लेट का, है ना। तो कहता है बचे हुए भाग का सेंटर ऑफ मास बताओ, एक आना है। तो मैं आपको एक बात बताया बेटा ना, कुछ भी इसमें काम करना हो आपको काम वही करना है। पहले ये बताइए, ये बड़ी वाली जो प्लेट है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, न काटो तब, एकदम बीचों बीच यही है, यहां पे है ना, है ना। तो आप ये y मान लो और इसको x मान लो, ये नहीं करोगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी कहां था, अकेले 0,0। इसका टोटल अब मास न कह के एरिया कहेंगे, इसकी पूरी एरिया कहां है, यहां पे है ना। अच्छा ये आप बताओ, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जो कटिंग पार्ट है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, अगर ये कितना हमने डायमीटर का काट के बताया है a/2 का, ये कितना होगा यहां से भाई पूरी, अरे सॉरी रेडियस r ले रहे हैं, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो बेटा ये कितना होगा, अरे यार आधा ही तो होगा,
इसमें कौन सी फिजिक्स लग गई? तो बताओ अब इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी आ रही है बताओ? r/2 प्लस r/, अरे भाई यहां तक r/2 आधा है ना, r/2 और r/2 मिलके ही तो पूरा रेडियस r बना है। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 4 2 दूनी 4, 3r/, ये बेटा आ जाएगा 3r/4, 0। क्यों बोलो? खत्म। अब तुम्हें करना कैसे है? देखो इसको ऐसे करना है, कहेंगे अब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, ये किसके सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल समझते हो कि अगर इसको मोड़ो तो किस एक्सिस के अलांग एकदम सेम टू सेम मुड़ जा रहा है? एक्स के अलांग। देखो ऊपर वाला पार्ट जितना है उतना नीचे वाला पार्ट है, और ये सब ऐसे ऐसे आपस में मुड़ जाएंगे। तो इसका देखिए ऐसे कहेंगे, सेंटर ऑफ मास एक्स जो होगा वो a1x1 और माइनस a2x2 अपान a1 माइनस a2। ऐसे याद करना ये चीज, जो m1 m1 था ना भाई उसमें कट के निकाला गया है, ये काट के निकाला गया है, ये इतना काट के निकाल दिया गया है। तो बताओ x बार कितना होगा? a1 कितना होगा पूरे का एरिया? पाई आर स्क्वायर। अरे यार उसकी रेडियस आर है ना, x1 कितना होगा? 0, पाई आर नहीं होगा। और माइनस इसका कितना होगा? इसका बताओ पाई, बताओ भाई इसकी रेडियस कितनी होगी? कितनी रेडियस होगी इसकी? और इनटू x2 कितना होगा भाई? यहां से पूरी डिस्टेंस अपान a1। हो गया बेटा? ये तो 0 हो गया। देखो सब जगह से पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, तो यहां कितना बचेगा? 1/16 इंटू 3r/, क्यों? और नीचे 1 माइनस कितना होगा ये? बोलो आर, बोलो हो गया कि नहीं? तो बेटा इधर भी पाई आर स्क्वायर है ना, यहां कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा ये? 3r/64, और ये कितना आएगा? माइनस लगा है ना यहाँ, देखो। और ये 16 में से 1 गया, 15/16, 16 चौका 64 ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3r/4 इंटू 15, ये r कहाँ हो गया? 3×5=15 माइनस r/20 पर लगेगा बेटा, यहां आ जाएगा इसका यहां पर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। कहां आ जाएगा? माइनस r/20, 0। मतलब जेईई भी पूछता है, नीट वगैरह भी पूछता है ये क्वेश्चन। बस करना क्या है यार, कटिंग करके निकाल दो a1x1 माइनस a2x2 अपान, और इसका एक बड़े वाले का तो सेंटर आपका यही ना मानोगे 0 0। एक और वैरायटी का क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये बेटा यहां से पाई आर स्क्वायर कम, यहां ये यहां से पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर है क्या? हाँ ये माइनस है ना।
ठीक है, आगे बढ़े। इसमें एक सवाल देखो बेटा, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसको इस तरीके से देख लो, ऐसे देखो देखो। उसने ये कहा एक एल शेप का लेमिना है, एल शेप का लेमिना, लेमिना समझते हो? एल शेप का लेमिना का मतलब है स्क्वायर पेज है? तो ये स्क्वायर पेज, यहां पर एक चीज ध्यान देना आपको, ऐसे देखो उसमें कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ये ऐसे करके एकदम बराबर बनाया है। आपके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटा, बस इतना ही मानना है कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक मान लो, चलो तुम्हारी ए है, चलो ए मान ले, और ये भी देखो ए है, नहीं ए नहीं है, ये a/2 है, और ये कितना है a/2। तो बताओ ए हो गया कि नहीं सब, और ये भी a/2 है, आधा आधा हो गया कि नहीं सब, बोलो। इसका मतलब ये स्क्वायर रहा होगा, उसी में से काट के वो निकाल लिया पेज में से। तो कह रहा बचे हुए भाग का जो है एल भाग का सेंटर ऑफ मास बताओ। है एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत आसान क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास में तो ये चीज ढूंढो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन है। अब यहां कहेंगे तीन कैसे, अगर यहां पर हम लोग एक काम करें, ऐसा क्वेश्चन जब कभी आए इसको ऐसे ऐसे तीन पार्ट में बना लो तो कोई दिक्कत है, डॉटेड लाइन से। ये बताओ तीन पार्ट हो गया कि नहीं? इसका सेंटर कहां आएगा, इसका कहां आएगा, और इसका कहां आएगा? आएगा नहीं आएगा, बताओ सिवान। तो बेटा ये बताओ, अगर इसका सेंटर यहां आएगा, ये मान लो पूरा लेमिना बराबर बराबर भाग में ही तो होगा, तो मान लो इसका मास m है, इसका भी m होगा कि कुछ और होगा, तुम बताओ भाई। इतने पार्ट का कुछ और हो जाएगा क्या, क्योंकि बराबर है ना सब। और इसका कितना होगा, ये भी m होगा कि नहीं? तो अगर एक काम किया जाए यार यहीं से, कि अगर यहां से एक लाइन ऐसे बना दी जाए और एक लाइन ऐसे बना दी जाए, तो बताओ ये ओरिजिन हो गया कि नहीं? आए हो गया, इसका आ गया 0 0, ओरिजिन आ गया, आया x1 y1 आ गया। अब बेटा इसका क्या आएगा, x1 y1 यहां से यहां तक कितना होगा, कौन बताएगा? a/, देखो बेटा ये पूरा a है तो ये आधा a/2, तो ये कितना होगा, और a/4 और a/4 मिलके a/, तो इसका कोऑर्डिनेट a/2 कामा 0 है कि नहीं? नहीं होगा, ऐसे वही ये भी होगा यार, 0 कामा a/2। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने में दिक्कत है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3, y बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। हो गया सेंटर ऑफ मास। क्यों नहीं समझ में आया बेटा? हाँ, सेंटर ऑफ मास में एक ही बात को आप ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? सिर्फ सेंटर ही ढूंढना है और उसका कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, तीन स्फीयर हैं, देखो आपस में बराबर हैं और टच कर रहे हैं ऐसे, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कराए हैं सब आपके कॉपी में। तो इसका सेंटर कहां आएगा, और इसका कहां आएगा, और इसका कहां आएगा? ये बनाओ, ये जो ट्रायंगल वाला है वही तो क्वेश्चन वहां है। मान लो m है, m है, m है, बोलो है? रेडियस मान लो इनकी r। क्यों बना नहीं लोगे ऐसे फिर से, यहां ऐसे बना नहीं लोगे? क्यों ऐसे करके नहीं निकाल लोगे? वही तो क्वेश्चन वहां है। तीन स्फीयर टच करते हैं आपस में, इक्वल रेडियस के हैं, इक्वल मास के हैं, मास अलग भी दे सकता है, इक्वल रेडियस के हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बताओ बेटा, है ना? इससे ज्यादा सेंटर ऑफ मास में नहीं आता है, कटिंग वाला और वो वाला। क्यों? और बताओ, और कुछ पूछ लो, फिर मैथ वैथ पढ़ो।
बायो भी पढ़ना तुम लोगों को, हाँ सर की, इसीलिए हम 4.5 से किए हैं कि सर उनका भाई नुकसान ना हो, बच्चों का किसी का नुकसान ना होने पाए। और कुछ पूछो शिवांश, शिवांश टॉपिक लिख के लाओ। अच्छा सर, ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बार हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत बात किए थे। एक बेटा देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे बच्चे ध्यान दें, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या, इसके मोटी मोटी बातें सीख लो, कुछ मोटी मोटी बात सिखा दे पहले जो एकदम बच्चों को याद होनी चाहिए। क्या होता है, जब कोई भी देखिए कोई भी चीज प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, अगर आप अर्थ से सीधे फेंकते हो ना तो ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है, ऐसे फेंकते हो तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और एंगल पर फेंकते हो तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों को असली में क्या जानते हो, जब किसी चीज को एंगल पर फेंकते हैं, जैसे आपको वो नहीं होता है तोप का गोला वगैरह फेंका जाता है ना, तो वो ऐसे जाके गिरता है। देखो ऐसे, ये मान लेते हैं, इसमें बेटा 2 3 4 बहुत मोटी मोटी चीजें बस याद रखो। जैसे ये देखो, ये तो आपको रखना ही होगा, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं ना। और अगर आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो, ऐसे मान लो इधर से ऐसे फेंक देते हैं आप, ठीक है, तो यहां पर जो इसकी स्पीड होती है, देखो इधर u, इसको प्रोजेक्टेड स्पीड कहते हैं और इसको प्रोजेक्टेड एंगल कहते हैं बेटा, थीटा कहते हैं, बस है। तो कंपोनेंट इधर कितना आएगा, u cos थीटा आएगा, और इधर कितना आएगा, u cos थीटा को बेटा बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, बोलो। और u sin थीटा को क्या बोलते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, है ना। एक बात और आपको सिखाते हैं कुल मिला के, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। पहला नंबर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल स्पीड इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये याद करना है, मोशन आर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होता है ना वो कांस्टेंट ही रहता है, समझ गए कैसे। अब आप ध्यान दो, ये ऐसे कांस्टेंट होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, देखो ये, इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी, और यहां वर्टिकल नहीं होगा, 0 हो जाता है, और जगह होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इसको रेंज बोलते हैं, आप लोग बहुत इसको पढ़े हो, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, और यहां से यहां तक टाइम जो आता है उसको टाइम बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, r बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, है कि नहीं। याद करना फार्मूले को, अगर आप इसको याद नहीं करोगे सही से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। साइन ऐसे बेटा 2 थीटा बाई जी, है ना, और h को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, बोलो, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, क्यों, बोलो, है ना। अच्छा इसकी और बातें, जिस स्पीड से यहां से जाता है ना उसी स्पीड से ये टक्कर करेगा, यहाँ v बराबर u होगा, ये ध्यान रखना है। जो ये एंगल बनाता है वही एंगल ये भी होगा, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, है। अच्छा इसी r को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहां से u स्क्वायर को u इंटू यू 2 साइन थीटा इंटू करके, तो हमने बताया था ux इंटू यू वाई बाई जी, बताया था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, h बराबर हाँ यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g, क्यों, और ये कितना होगा, t बराबर 2ux, x नहीं y बाई जी, ऐसे कर सकते। तो कभी कभी एंगल ना दिया रहे ना तो आपको कंपोनेंट्स दिए होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स, है ना,
ये दिए होते हैं। बोलो, ये प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात क्या आता है बेटा जानते हो, इन्हीं पर न्यूमेरिकल आते हैं। और एक बात क्या बोलता है ना, इसके पाथ को पैराबोला प्रूव कर दो। एक तरीके का ये प्रोजेक्टाइल, एक तरीके का ये होता। प्रोजेक्टाइल कोई भी होता है, आपके यहाँ पेपर में क्वेश्चन में ऐसे भी, मतलब आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी दिया हुआ है कि यू से इधर से फेंकते हैं तो यहाँ आके गिरता है वो, तो ठीक है, आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है। जैसे हाइट से फेंकिए, किसी हाइट से जाके ऐसे, हाँ दिया है एनसीईआरटी दिया, ऐसे कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जब टाइम ऑफ फ्लाइट राइट पूछेगा तो ये फार्मूला नहीं लगाना, ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, ध्यान रखना बेटा। ऐसा नहीं प्रोजेक्टाइल कहीं आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ दिया तो आप फार्मूला लगा रहे। ये फार्मूला कहां लगाओगे, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। ठीक।